हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आने वाले 18 मार्च को 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का एग्जाम है। आई होप आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। जो आज की वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो आपने तैयारी की है उसमें ये जो वीडियो है 4 चांद लगा देगी, क्योंकि जो आज की वीडियो रहने वाली है इसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के अंदर हमें 4 नंबर के पूछने वाले हैं। यानी जो बड़े क्वेश्चन है ना, वो इन क्वेश्चन में से ही आएंगे। बड़े क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से ही आएंगे, इनके अलावा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यदि आप आज वाली वीडियो अच्छे से समझ लेते हो, देख लेते हो और इन क्वेश्चन की आप तैयारी कर लेते हो, तो एग्जाम के अंदर जो हमसे 4 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मांग वक्र की दिशा में परिवर्तन को समझाइए। हम ये जानते हैं कि जो मांग वक्र है इसकी दिशा में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। एक होता है हमारा मांग का विस्तार, सेकंड नंबर होता है मांग का संकुचन। तो मांग का विस्तार और मांग का संकुचन वाला जो टॉपिक है उसको आपको देखना है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे कि ये हमारा प्रारंभ के अंदर मांग वक्र दे रखा है। ये हमारा प्रारंभ में क्या दे रखा है? मांग वक्र, जहां पे कीमत और वस्तु की मात्रा है। ये हमारा डीडी मांग वक्र है। जब भी हमसे मांग वक्र की दिशा में परिवर्तन पूछा जाएगा तो हमें ये लिखना है कि वस्तु की कीमत परिवर्तनशील होगी और अन्य कारक हमारे स्थिर माने जाएंगे। अन्य कारक स्थिर रहेंगे, केवल और केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। तो अन्य कारक स्थिर रहते हैं, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? मांग का विस्तार। तो मान लेते हैं कीमत में कमी हो गई है तो मांग बढ़ जाती है, इसको ही हम कहते हैं मांग का विस्तार। मांग का संकुचन, मांग में कमी आएगी, उसे मांग का संकुचन कहेंगे, क्योंकि अन्य बातें तो स्थिर रहने वाली हैं। जैसे उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता के फैशन है, जो हमारे सरकार के नियम है, ये सब हमारे स्थिर रहते हैं। केवल और केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन यानी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। मान लेते हैं प्रारंभ के अंदर ये वस्तु की कीमत है और वस्तु की मात्रा दे रखी है, और ये हमारा मांग वक्र दे रखा है। मान लेते हैं वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांग में क्या आ जाएगी? कमी। इसको हम बोलेंगे मांग का संकुचन। तो मांग का जब भी दिशा में परिवर्तन पूछे तो हम मांग का विस्तार और मांग के संकुचन के बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप एकदम क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। मांग वक्र के शिफ्ट को समझाइए। मांग वक्र के शिफ्ट, तो यहां पर हमने देखा था मांग की दिशा में परिवर्तन, और अब हमारा क्वेश्चन है मांग वक्र के शिफ्ट को दर्शाइए। इसमें इसका उल्टा होने वाला है। कैसे? इसमें तो हमारी कीमत स्थिर रहने वाली है और अन्य कारक में परिवर्तन होगा। कीमत क्या रहने वाली है? स्थिर रहने वाली है और अन्य कारकों में परिवर्तन होगा। जैसे मान लेते हैं प्रारंभ के अंदर वस्तु की कीमत ओ से पी है, वस्तु की मात्रा ओ से क्यू है, और ये हमारा क्या है? डीडी मांग वक्र दे रखा है। अब देखो वस्तु की कीमत में क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा? अन्य कारक में। मान लेते हैं उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। आय बढ़ने से वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। कीमत स्थिर रह रही है लेकिन उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वो मांग को बढ़ा देगा, जिससे मांग बढ़ जाएगी। अब देखो यहां पर हमारा डीडी जो मांग वक्र है नया बन जाएगा, और हमारा मांग वक्र कहां शिफ्ट हो गया? दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मांग वक्र में शिफ्ट कितने प्रकार से होता है? मांग वक्र का दाईं तरफ और मांग वक्र का बाईं तरफ। कीमत स्थिर रहेगी
अन्य कारक में परिवर्तन हो गया। मान लेते हैं उपभोक्ता की आय बढ़ गई है तो हमारी मांग बढ़ जाएगी, तो मांग का कहां शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ यानी दाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो उपभोक्ता की आय कम होने पर मांग में कमी आएगी, तो मांग वक्र है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम कहेंगे मांग वक्र का बाएं तरफ शिफ्ट होना। तो पहले वाले को मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो मांग में क्या आ गई, कमी, क्योंकि उपभोक्ता की इनकम में कमी हो गई तो मांग वक्र कहां शिफ्ट हो गया, हमारा बाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे मांग वक्र में शिफ्ट में परिवर्तन। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है, वीडियो का एंड तक देखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन्हीं क्वेश्चन में से 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्वेश्चन कर लिए, मान लीजिए आपको और बड़े क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं 4-4 नंबर के लिए, तो यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट रेखा में बदलाव या परिवर्तन को समझाइए। हम जानते हैं बजट रेखा में बदलाव दो प्रकार से आता है, एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर और दूसरा होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, आपके पास नोट्स लिखे हुए हैं, उनसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। तो देखो उपभोक्ता, तो देखो बजट रेखा में बदलाव किसकी वजह से आता है, उपभोक्ता की आय की वजह से आ सकता है। कैसे, जो हमारी बजट रेखा होती है इस टाइप से बनती है, ऋणात्मक बनती है सीधी रेखा के रूप में। मान लेते हैं यहाँ पर हमारी अक्ष वस्तु है, यहाँ पर हमारी कौन सी है, वाई वस्तु है, और इन्हीं दो वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय खर्च करता है। अब देखो कीमत वस्तु की स्थिर रहती है, उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो आय बढ़ने पर व्यक्ति क्या करेगा, अपनी जो डिमांड है वो बढ़ा देता है। यहाँ पर रूल क्या है, उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय इन्हीं दो वस्तुओं पर व्यय करता है, उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय इन्हीं दो वस्तुओं पर व्यय करता है, दोनों की कीमतें स्थिर है, उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो अपनी इनकम सारी इन्हीं वस्तु पर खर्च करेगा, तो उपभोक्ता बढ़ी हुई आय से अधिक वस्तु को खरीद पाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो बजट रेखा है वो आगे की तरफ खिसक जाती है। इसके विपरीत इनकम कम होने पर उपभोक्ता इन्हीं दोनों वस्तुओं की कम वस्तु खरीदेगा, तो हमारी बजट रेखा कहां खिसक जाएगी, बाईं तरफ यानी पीछे तरफ खिसक जाती है। यह तो हमारा हो गया कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से बजट रेखा में बदलाव। सेकेंड नंबर पॉइंट होता है वस्तु की कीमत में बदलाव। तो वस्तु की कीमत, जैसे कि यह हमारी अक्ष वस्तु है, यह हमारी वाई वस्तु है, यहाँ पर हमारे पास बजट रेखा दे रखी है। जो कीमत में बदलाव आएगा वो एक वस्तु की कीमत में बदलाव लाना है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि वाई वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो रूल क्या है, उपभोक्ता संपूर्ण इनकम इन्हीं दोनों वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। अब देखो वाई वस्तु की कीमत में कमी हो गई तो उपभोक्ता तो वाई वस्तु की अधिक इकाई परचेज कर पाएगा। तो जो बजट रेखा है वो कैसी बनेगी, यहाँ पर तो वस्तु कीमत स्थिर रह रही है, तो पहले जितनी वस्तु खरीद रहा था अभी उतनी वस्तु खरीदेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो बजट रेखा वो आगे की तरफ खिसक जाएगी, क्योंकि वस्तु की जो कीमत है वाई की इसकी कमी हुई है, तो घटी हुई कीमत की वजह से उपभोक्ता अधिक वस्तु को खरीद पाएगा। अब मान लीजिए कि इसकी कीमत बढ़ जाती है, इसकी कीमत स्थिर रहती है, बढ़ी हुई कीमत से उपभोक्ता कम वस्तु को खरीदेगा, इसलिए बजट रेखा इधर से क्या हो जाएगी, हमारे पीछे की तरफ खिसक जाएगी। तो एग्जाम के अंदर तीनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। तो ये तो हो गया उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ये हो गया वस्तु कीमत में परिवर्तन से बजट रेखा में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता के इष्टतम चयन को समझाइए। उपभोक्ता के इष्टतम चयन को समझाइए। हम जानते हैं उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहाँ होता है, जहां पर बजट रेखा और अंतिमान वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद या स्पर्श करते हैं, वहीं पर क्या होता है, उपभोक्ता को सर्वश्रेष्ठ संयोग मिलता है, यानी जहां पर वस्तु का यूज करने पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलती है। तो देखो ये मान लेते हैं हमारे पास बजट रेखा दे रखी है,
शर्त क्या है? उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलती है? जहां पर बजट रेखा और आईसी वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या स्पर्श करते हैं। तो देखो, एक तो हमने आईसी वक्र यहां बना लिया है, एक आईसी वक्र हमने यहां बना लिया है इसको स्पर्श करते हुए, और एक आईसी वक्र हमने यहां बना लिया है। यहाँ पर 3 आईसी वक्र बना रखे हैं और एक हमारे पास क्या है? बजट रेखा है। तो उपभोक्ता को सर्वश्रेष्ठ संतुष्टि कहाँ मिलेगी? इस बिंदु पर मिलेगी। क्यों मिलेगी? तो देखो, यहाँ पर तो वो इतनी एक्स वस्तु खरीदेगा, इतनी वो वाई वस्तु खरीदेगा, तो सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जहां पर अंधिमान वक्र यानी आईसी वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है, वहां पर सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पर तो देखो, आईसी वक्र बजट रेखा को स्पर्श कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर तो संतुष्टि मिल नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है, तो उपभोक्ता को यहाँ पर संतुष्टि मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये आईसी वक्र इसकी तुलना में अधिक है ना, ये वाला, तो जो आईसी वक्र मूल बिंदु से जितना अधिक दूरी पर होता है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये जो लेसन तभी समझ में आएगा जब आपके लेसन पहले से पढ़ा हुआ है। मैं तो ओनली फॉर हिंट दे रहा हूं आपको कि आपके टॉपिक दिमाग में आ जाए। तो उपभोक्ता का स्तंभ संयम कहां होता है? जहां बजट रेखा ऐसी वक्र दोनों एक दूसरे को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। मांग को प्रभावित करने वाले कारक यानी मांग में कब कमी होती है, कब वृद्धि होती है, इसको कौन से तत्व है जो इसको प्रभावित करते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन कवर कर लेते हो, इसे बड़े क्वेश्चन के साथ साथ छोटे क्वेश्चन भी कवर होने वाले हैं। तो क्योंकि हमें सिंगल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांग वक्र के बाईं तरफ को शिफ्ट को समझाइए, मांग वक्र के दाईं तरफ शिफ्ट को समझाइए। तो बड़े क्वेश्चन के साथ साथ छोटे क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। तो मेन बात यही है कि इन्हें अब 17-18 क्वेश्चन है, इनको पढ़ने से आपका पूरे किताबों का झंझट खत्म हो जाएगा बड़े क्वेश्चनों के लिए। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता की फैशन है, उसमें जो रुचि है, या फिर स्थानापन्न वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं हैं, ये सब जो तत्व है हमारी मांग को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं कुछ तो आप भी पढ़ लेना, मैंने उन क्वेश्चन बताया है। नेक्स्ट टॉपिक है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मांग की लोच कभी लोचदार होती है, कभी बेलोचदार होती है, कभी इकाई के बराबर होती है, तो इसे कौन प्रभावित करते हैं? इसके आपको जो कारक है वो पढ़ने हैं। उपभोक्ता की आय भी हो सकती है, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता भी हो सकती है ना, जो हमारी जो भावी प्रत्याशा है वो भी हमारी मांग की लोच को प्रभावित करेगा, या फिर जो नशे वाली जो वस्तुएं हैं वो भी हमारी मांग की लोच को प्रभावित करती है। जो हमारी अनिवार्य वस्तुएं हैं, विलासिता वस्तुएं हैं, ये सब हमारी मांग की लोच को प्रभावित करती है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांग की लोच की श्रेणियों को समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन के साथ साथ छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मांग की 5 प्रकार की श्रेणी होती है लोच की। कौन सी? पूर्ण बेलोचदार, बेलोचदार, इकाई के बराबर, लोचदार और पूर्ण लोचदार। ये तो बड़ा क्वेश्चन तो हो ही गया है। इसके एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाए कि मांग की लोचदार श्रेणी को समझाइए, तो आप वो भी टॉपिक को समझ के जाना है। सिंगल क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मांग वक्र, ऐसा कौन सा मांग वक्र है, ऐसी मांग की श्रेणी कौन सी है जिसका मांग वक्र आयताकार अति परवलय आकार का बनता है? तो देखो, मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूं कि मांग की लोच की श्रेणी पांचों कौन सी है, उनका कौन सा वक्र बनता है। तो देखो, ये हमारा दे रखा है कीमत। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्ण बेलोचदार। पूर्ण बेलोचदार, जहां पर मांग की लोच क्या आती है? अनंत आती है। मांग की लोच क्या आती है? अनंत आती है, क्योंकि कीमत में थोड़ी सी कमी या वृद्धि होने पर या कीमत में स्थिर रहने पर भी वस्तु की मांग घटती बढ़ती रहती है, इसलिए इसकी मांग की लोच बेलोचदार होती है, पूर्ण लोचदार होती है।
पूर्ण लोचदार होती है। और इसका जो हमारा जो डी मांग वक्र है वो हमेशा ओ अक्ष के समांतर या फिर हम कह सकते हैं क्षैतिज आकार का होता है। कौन सा होता है? क्षैतिज आकार का होता है। तो पूर्ण लोचदार मांग की लोच क्या होती है? अनंत होती है। 2 नंबर होती है हमारी लोचदार। 2 नंबर कौन सी होती है? लोचदार। इसकी मांग की लोच क्या होती है? एक से ज्यादा होती है। मांग की लोच क्या होती है? एक से ज्यादा होती है। तो मैं आपको बड़े क्वेश्चन के साथ साथ छोटे क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये हमारे वीडियो रहने वाला है। तो देखिए कि लोचदार मांग किसे कहते हैं? लोचदार मांग किसे कहते हैं? जब कीमत में थोड़ी सी परिवर्तन होने पर मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है उसे हम लोचदार मांग कहते हैं। कीमत में थोड़ी सी कमी होने पर मांग अत्यधिक बढ़ जाती है, कीमत में थोड़ी सी वृद्धि होने पर मांग अधिक कम हो जाती है, तो ये हमारी लोचदार मांग कहलाती है। जैसे कीमत में थोड़ी सी कमी होने पर मांग में क्या हो गई? अधिक वृद्धि हो गई है, ये हमारी मांग की लोच लोचदार कहलाती है। और किन वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार होती है? विलासिता वस्तुएं या आरामदायक वस्तुओं की लोच हमेशा क्या होती है? लोचदार होती है। फिर हमारे पास 3 नंबर श्रेणी आती है इकाई के बराबर लोच। इसकी परिभाषा क्या बनती है कि जितना मांग में परिवर्तन होता है उतना ही कीमत में होता है। मीन्स जितना परिवर्तन कीमत में हुआ है उतना ही मांग में परिवर्तन होगा। लेकिन इसका जो ढाल वक्र का बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उससे। तो देखो ये जो मांग वक्र है ना, ये जो मांग वक्र हमारा आयताकार अति परवलय आकार का बनता है, लगभग जो हमने आईसी वक्र बनाया था ना वैसे बनने वाला है। ये हमारा एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी मांग की श्रेणी है जिसका मांग वक्र आयताकार अति परवलय आकार का होता है? कौन सा? देख लो आप, आयताकार अति परवलय आकार का होता है, अति परवलय आकार का होता है। तो ऐसी कौन सी लोच है हमारी? एक मांग की लोच, जिसमें जितना परिवर्तन कीमत में आता है उतना परिवर्तन हमारी मांग में आता है। 4th नंबर क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, 4 नंबर पॉइंट बन जाएगा बेलोचदार। बेलोचदार मांग किसे कहते हैं? कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है, उसे हम बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे कि कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो गया, मांग में कम परिवर्तन हो जाता है, इसकी मांग की लोच क्या होती है? 1 से कम होती है। बेलोचदार मांग की जो लोच क्या होती है? 1 से कम होती है, क्योंकि कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर मांग में थोड़ा परिवर्तन होता है, इसे हम बेलोचदार मांग कहते हैं। और अंतिम लोच होती है हमारी पूर्ण बेलोचदार। कौन सी होती है? पूर्ण बेलोचदार, जिसकी मांग की लोच क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। क्योंकि कीमत में चाहे कितना परिवर्तन आ जाए, कीमत में चाहे कितना परिवर्तन आ जाए, मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सर ऐसा कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ जाए लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं होता है? ये वस्तुएं आप सभी जानते हो, नशीली वस्तुएं, जैसे शराब की लत लग जाती है, तंबाकू खाने की लत लग जाती है, तो ऐसी आदत लग जाती है, उनकी कीमत चाहे कितनी बढ़ जाए लेकिन उसकी मांग में बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जैसे कि प्रारंभ के अंदर वस्तु की कीमत दे रखी है, ओ से पी दे रखी है, वस्तु की मात्रा ओ से क्यू दे रखी है, कीमत स्थिर नहीं, मतलब है कीमत बढ़ जाती है लेकिन मांग स्थिर रहती है, कीमत घट भी जाती है, मांग स्थिर रहती है, क्योंकि ये हमारी नस्ली वस्तुएं हैं। जिसको शराब की लत लग जाए, कीमत चाहे कितनी बढ़ जाए, वो शराब पीकर ही रहेगा। और जैसे कि इंजेक्शन है, जो हमारी ग्लूकोज की बोतलें हैं, उनकी कीमत कम होने पर वस्तु की मांग कभी भी बदलती नहीं है। तो ये हमारी मांग की लोच है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी मांग की लोच क्या होती है? शून्य होती है। वक्र क्या होता है? लंबवत। वक्र क्या होता है? लंबवत, सीधी रेखा के रूप में लंबवत होता है। ये हमारी मांग की लोच की श्रेणियां हैं, जिसमें मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन, सारे बातों पे, सारे क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया है ना। वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा की प्रवणता और व्युत्पत्ति को समझाइए। यह भी बड़ा मोस्ट है, इसकी मैंने वीडियो फुल डिटेल से बना रखी है, आप
चैनल पे जाना और या तो सर्च कर लेना या फिर देख लेना कि बजट रेखा की प्रवणता या व्युत्पत्ति किस प्रकार से है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरिकल भी है और इसका डायग्राम भी है। तो अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। मोस्ट क्वेश्चन है बजट रेखा की प्रवणता को या व्युत्पत्ति को समझाइए। नेक्स्ट है मान की लोच ज्ञात कीजिए। यह तो प्रायकर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा था, उससे लास्ट ईयर भी पूछा था मान की कीमत लोच। आई थिंक आपको मान की कीमत लोच ज्ञात करना आता है। अगर नहीं आता है तो इसके बारे में मैंने फुल डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। चलो मैं यहाँ पर कवर करवा देता हूँ, इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या लगता है कीमत की लोच ज्ञात करने का? क्या लगता है Q1 माइनस Q बटे Q गुणा P बटे P1 माइनस P। Q1 कितना दे रखा है? Q1 का मतलब है हमारी नई मान कितनी दे रखी है 60, और Q1 का मान कितना दे रखा है 100, और Q1 कितना दे रखा है 100 गुणा P यानी प्रारंभिक कीमत दे रखी है 10, नई कीमत कितनी दे रखी है 20, और माइनस प्रारंभिक कीमत दे रखी है 10। तो 60 में से 100 जाएंगे तो माइनस के 40 बट्टे 100 गुणा 10 बट्टे 10, ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो से जीरो कट जाएंगे, तो माइनस के 4 बट्टे 10, तो माइनस के 4 आ जाएंगे हमारे पास, माइनस के पॉइंट 4। तो 4 यानी 1 से कम है, 1 से कम है यानी कि हमारी लोच कौन सी है? बेलोचदार। बेलोचदार का मतलब है कीमत में ज्यादा परिवर्तन, मांग में कम परिवर्तन। कीमत में ज्यादा परिवर्तन, मांग में कम परिवर्तन। ये क्वेश्चन तो आप स्टार लगा ही लो, लास्ट ईयर पूछा था। पूर्ति की लोच सेम टू सेम इसका फॉर्मूला लगता है, इस बार पूछा जा सकता है मांग की कीमत लोच। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? Q1 माइनस Q बटे Q गुणा P बटे P1 माइनस P। Q का मतलब है प्रारंभिक मांग, Q1 का मतलब है नई मांग, प्रारंभिक कीमत और नई कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो मैंने आपको 9 क्वेश्चन करवाए हैं, ये हमारे सेकंड लेसन में से हैं। कौन सी? व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इस 9 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना है और आपके 4 नंबर एकदम पक्के 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 हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर लेसन। उसमें से मैंने ओनली फॉर 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ओनली फॉर 2 क्वेश्चन। कौन कौन से हैं? अल्पकालीन लागतें। अल्पकालीन लागतों में 2 प्रकार की है, कुल लागतें और अल्पकालीन औसत लागतें हैं। तो मैंने यहाँ पर ओनली फॉर कुल लागत को लेकर आया हूं, क्योंकि अल्पकालीन लागत औसत वाले तब भी पूछेंगे जब हमारे पास कुल लागत है। तो कुल और औसत दोनों नहीं पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़े क्वेश्चन के अंदर तो हमें कुल लागत के बारे में पूछा जाएगा। कुल स्थिर लागत है, कुल परिवर्तनशील लागत है, दोनों का योग कौन सा कहलाएगा? हमारा कुल लागत। इसका डायग्राम बढ़ना बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तालिका आनी चाहिए, परिभाषा आनी चाहिए, सूत्र आने चाहिए और इसका डायग्राम आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम शो कर देता हूँ। डायग्राम कैसे बनता है देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं लागत, यहाँ पे हम ले लेते हैं निर्गत। तो वस्तु की मात्रा कितने बढ़ा दो, कुछ लागतें ऐसी होती है जो हमेशा स्थिर रहती है, जिसको हम बोलते हैं कुल स्थिर लागत, जो वस्तु की मात्रा पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि मकान का किराया है या फिक्स कर्मचारी उसका वेतन है, जो हमारी लागत स्थिर रहती है। कुछ लागत ऐसी होती है जो कीमत, जो वस्तु की मात्रा के साथ साथ बढ़ती जाती है, वस्तु की मात्रा के साथ साथ बढ़ती जाती है। वो कहां से स्टार्ट होती है? यहां से स्टार्ट होती है। ये हमारा शेप बन जाएगा टीवीसी और यहां से बनेगा हमारा टीसी। ये हमारा बन जाता है कुल लागत वक्र। कुल लागत वक्र, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत। इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो सूत्र है, इसकी जो तालिका है, आपको बनाने आनी चाहिए। बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कुल लागत को समझाइए। नेक्स्ट है फर्म की उत्पादन अवधारणा को समझाइए। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, ये इसमें 3 आ जाएंगे। कौन से? कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। बड़ा ही मोस्ट है, क्योंकि इसकी तालिका भी है, इसकी सूत्र भी है, इसकी परिभाषा भी है, इसका डायग्राम भी है। तो इसको भी आपको अच्छे ढंग से देख के जाना है, आज इसको देख लेना। ये हमारे 2 क्वेश्चन लेकर आए ओनली फॉर
फोर्थ नंबर लेसन में से ओनली फॉर 2 क्वेश्चन, यदि इनको आप कवर कर लेते हो तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि दोनों क्वेश्चन यदि आप डायग्राम सहित अच्छे ढंग से कर लेते हो तो आराम से क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। साथ में ध्यान रखना, इसकी तालिका पूछी जा सकती है, तालिका को फिलअप करना आ सकता है। तालिका दे रखी होगी, उसमें से कुछ आपको कॉलम में खाली स्थान दे रखा होगा, उन खाली स्थान को भरना है, तभी भरे जाओगे जब आपको अच्छे ढंग से दोनों क्वेश्चन को आप कवर कर लोगे। अब हम बात करते हैं समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड नंबर लेसन मुद्रा वाला, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन दोनों ऑप्शन में आएंगे, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन है करना है। पहला क्वेश्चन है मुद्रा के कार्य, नहीं, उससे पहले आता है हमारा क्वेश्चन वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां, दोहरे संयोग की कमियां, मूल्य संचय की कमियां, वस्तु संचय की कमियां, भावी भुगतान में समस्याएं। ये कुछ समस्याएं हैं, लेसन की स्टार्टिंग पॉइंट में दे रखा है, उसको आप कवर कर लेना। क्योंकि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, जब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता है उसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। इसमें प्रमुख समस्या अभी मैंने बताई है, कौन सी, दोहरे संयोग की समस्या, वस्तु को विभाजन करने समस्या, भावी भुगतान में समस्या, वस्तु संचय करने में समस्या, मूल्य तय करने में समस्या, बहुत सारी समस्या है, समस्या ही है। बस आप इसको आप अच्छे ढंग से कवर कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है मुद्रा के कार्य बताइए। मुद्रा विनिमय का माध्यम हो गया है, लगभग इसका उल्टे बताना है, जो हमारी कमियां हैं लगभग इसकी उल्टी बतानी है। कैसे, विनिमय का माध्यम हो गया है, भविष्य में भुगतान कर सकते हैं, वस्तुओं को बांटा जा सकता है, क्रय शक्ति स्थानांतरण किया जा सकता है, मुद्रा को भविष्य में संचित करके रखा जा सकता है, लेन देन करने में सरलता रहती है। मुद्रा के कार्य तो बताना जो डेली यूज में करते हैं, पैसे लेके सामान लेना, पैसे लेके सामान लेना, ऋण का भुगतान कर देना, पैसे को बचत करके रखना, दूसरों को पैसे देकर उसकी क्रय शक्ति को स्थानांतरण कर देना, उसको क्रय शक्ति को बढ़ा देना, यही आपको लिखना है। यही हमारा कौन सा है, मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कार्य के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक बैंकों के कार्य। जो हमारे यहाँ पे जो बीओबी बैंक है, एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये जो जितने बैंक है जहां से हम लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, वो हमारे कौन से बैंक है, व्यापारिक बैंक है। और इन बैंकों के कार्य बताने हैं आपको, जो नॉर्मली हम करते हैं। कौन कौन से, बैंकों में धन जमा करवाना, बैंक हमें एटीएम की सुविधा देती है, बैंक हमें अधिविकर्ष की सुविधा देती है, बैंक से हम धन को स्थानांतरण करवा सकते हैं, बैंक में पैसे को बचत के रूप में रख सकते हैं। ये सभी हमें बैंक के कार्य बताने हैं। बैंक हमें लोन भी देती है, बैंक हमें लोन भी देती है, बैंक हमें ब्याज भी देती है। ये सब हमें बातें बतानी है बैंकों के कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, मौद्रिक नीति के उपकरण। इसमें से जितने उपकरण पढ़ोगे ना, उनमें से सिंगल क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, साथ ही राशनिंग क्या है, नैतिक दबाव, ये इसके पॉइंट है जिसके माध्यम से देश में केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा को नियंत्रण करने का कार्य करती है। सिंगल पॉइंट भी पूछा जा सकते हैं। कौन कौन से है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, नगद कोषानुपात है, वैधानिक तरलता अनुपात है, बैंक दर है, साथ ही राशनिक है, नैतिक दबाव है। इसके माध्यम से हमारे देश की जो केंद्रीय बैंक है देश में मुद्रा नियंत्रण का कार्य करती है। कितना सिंपल है, इकोनॉमिक्स सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। पता नहीं आपको इतना हार्ड सब्जेक्ट क्यों लगता है, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है हमारे कॉमर्स लेवल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे केंद्रीय बैंक के कार्य। कौन सा है, केंद्रीय बैंक के कार्य। अभी हमने क्या पढ़ा था, व्यापारिक बैंकों के कार्य। अब क्या पढ़ना है, केंद्रीय बैंक के कार्य, जहां से हम लेन देन नहीं करते हैं। देश में नोट निर्गमन का कार्य इसी बैंक के द्वारा करवाया जाता है। देश में बैंकों का बैंक इसी बैंक को कहते हैं। ये हमारे देश के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ये बात इसकी लिखनी है। कौन सा, केंद्रीय बैंक के कार्य, नोट निर्गमन का कार्य, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक, सरकार का सलाहकार, ये सब बातें हमारे कौन सा कार्य करती है, हमारी केंद्रीय बैंक। देश का मुद्रा की प्राप्ति करना, देश की तरफ से मुद्रा का भुगतान करना, ये सारे कार्य किसके, हमारे केंद्रीय बैंक के। आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। फिर आता है व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंगल क्वेश्चन 1 नंबर का। कौन सा, देश में साख सृजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। आपको रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक, भाई साहब यहाँ पर साख सृजन प्रक्रिया पूछी है, न कि नोट निर्गमन का कार्य। जब क्वेश्चन पूछे देश में नोट निर्गमन का कार्य किसके द्वारा करवाया जाता है, हम कह देंगे केंद्रीय बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कौन सी बैंक कार्य करती है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक।
ठीक है। और साख सर्जन कार्य कौन से बैंक करती है? व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख सर्जन का कार्य करवाया जाता है। बड़ा ही मोस्ट है, थ्योरिकल है, प्रैक्टिकल है, प्लस तालिका है। सूत्र पूछा जा सकता है 1/, नगद कौशल 1/, के द्वारा हम बता सकते हैं कि बैंक व्यापारिक बैंक है जो साख सर्जन प्रक्रिया किस प्रकार कंप्लीट करती है। साथ मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप इस चैनल पर जाके देख सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कवर करना। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा पूर्ति की अवधारणा M1, M2, M3, M4 किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा देश में मुद्रा पूर्ति की अवधारणा को विकसित किया जाता है। M1 के द्वारा जो लोगों के पास पैसा है, घरों के अंदर पड़ा है, बैंक खातों में पड़ा है, वो हमारे किस में आ जाएगा? M1 के अंदर आ जाएगा। M2 में क्या है? जो बैंकों में पैसा पड़ा है। M1 प्लस डाकघर में जो बचत के रूप में पैसा जमा पड़ा है उसको शामिल कर लेंगे, M2 आ जाएगा। M3 करेंगे तो M1 प्लस जो हमारे बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट है उसको शामिल करेंगे तो हमारे M3 आ जाएगा। M4 कौन सा है? M3 प्लस जो डाकघर है वहां पे जो बचत फिक्स डिपॉजिट के रूप में जो पैसा पड़ा है उसको शामिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? M1, M2, M3, M4। इसके द्वारा भारत में मुद्रा पूर्ति की अवधारणा को विकसित किया गया है। 4 नंबर के साथ साथ सिंगल क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। अगर 4 नंबर का नहीं आता है तो 1 नंबर का 100% गारंटी लगवा लो, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे तरल मुद्रा किसे कहते हैं? सबसे हार्ड मुद्रा किसको कहते हैं? सबसे विस्तारित मुद्रा किसे कहते हैं? इसके द्वारा क्वेश्चन को आराम से पूछा जा सकता है। तो इसमें से आपको कुल मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। भारत में मुद्रा पूर्ति की अवधारणा को 10 क्वेश्चन है, इसमें से 4 पॉइंट से सिंगल पूछा जा सकता है। M1 का विस्तार बताइए, M3 का विस्तार बताइए, M2 का विस्तार बताइए। तो मैंने इसके फुल डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वहां पे जाके देख सकते हो, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंतिम क्वेश्चन है साख सर्जन की सीमाएं। कहां पर हम साख सर्जन नहीं कर सकते हैं? जो व्यापारिक बैंक है ये जो साख सर्जन के कार्य करती है, कहां नहीं कर सकते हैं? पता है, जहां पे बैंक की सुविधा नहीं है, जहां पे लोग बैंकों में पैसा जमा करवाते नहीं है, जहां पर व्यापारिक लेन देन बहुत कम मात्रा में होते हैं, वहां पर साख सर्जन की समस्या हमारे सामने आती है। जहां पे बैंक ज्यादा है साख सर्जन ज्यादा होगा, जहां पे व्यापारिक लेन देन ज्यादा होगा साख सर्जन ज्यादा होगा, जहां पे लोग बैंकों में धन जमा करवाते हैं साख सर्जन क्या होगा? ज्यादा होगा। आई होप मैंने जो ये 19 क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। यदि आप इन क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हो तो 100% है इनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। कौन से क्वेश्चन नहीं जाएंगे? बड़े वाले 4-4 नंबर के, यानी 19 क्वेश्चन 12 नंबर 100% पक्के हैं। इसके साथ साथ छोटे वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उन क्वेश्चन को मैं आराम से वीडियो बना दूंगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो मिलते अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। हाँ, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।